हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट एंड गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं अपना जो टुडे करंट अफेयर्स है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट मीन्स जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो कुछ हैं ऐसे जो कि हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। और जो मैंने एक बात सबसे पहले बता दूं यहाँ पे कि जितना भी मैं आपको पढ़ाती जाती हूँ, तो प्लीज़ कृपया करके आप लोग यदि नोट्स बनाते जाए ना तो बहुत बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप नोट्स बना लेते हैं तो बार बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़ता और इससे आपका टाइम क्या होता है, बच जाता है और रिवाइज करने में आपको आसानी होती है। तो जितने भी पॉइंट्स मैं बताते जाऊँ आपको लिखते जाना, बहुत नहीं, एक पेज का, मुश्किल से एक पेज का आपका नोट बनेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको बना लेना है यही मेरे साथ के साथ। और हाँ, फटाफट एक बार वीडियो को लाइक और शेयर मार दीजिए अपने दोस्तों के साथ और जितने भी ग्रुप में हैं, ताकि उन सब तक भी, जो भी अभी सो रहे हो उनकी भी नींद अब खुल जाए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं इसमें जो कि आज की सबसे पहली न्यूज है। तो इसमें सबसे पहली न्यूज आपको अवार्ड से दिख रही है और देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि भारत के जो बालकृष्ण दोषी को वास्तुकला के लिए मिला दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक सम्मान। किसको? बालकृष्ण दोषी जी को। तो देखिए ये सम्मान क्या है। और यहाँ पे हमने इसके पहले भी मतलब कि एक सम्मान की बात की थी, उसको भी अभी मैं रिकॉल करवा दूंगी। इसमें क्या बताया गया कि इंडिया के हैं, ये कहाँ के हैं? इंडिया के हैं। और इनको क्या मिला है कि भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को क्या मिला है? रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट से रॉयल गोल्ड मेडल 2022 यहाँ पे मिला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए पहला पॉइंट बनता है कि किसने इन्हें अवार्ड दिया है। तो आपको ये नाम याद रख लेना, कौन? रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा ये दिया गया है। क्या था? रॉयल गोल्ड था 2022 का। किसका मिला? कौन से ईयर का? 2022 का। किसके द्वारा दिया गया है एंड किसे मिला है? तो इंडिया के बालकृष्ण दोषी जी को मिला। ठीक है, और ये करते क्या है भाई, किस फील्ड में इन्हें मिला, ये भी जानना जरूरी है। और ये दिया किस फील्ड में जाता है? जो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट है, तो ये आपको देखना है यहाँ पे कि क्या होता है कि जो वास्तुकला के लिए दुनिया में सर्वोत्तम सम्मानों से ये एक सम्मान माना जाता है। किसके लिए? आर्किटेक्ट के लिए, या कि वास्तुकला के लिए ये सम्मान जो है या ये प्राइज जो है वो मतलब कि एक बहुत हाई लेवल वाला है। ठीक है, और इसमें जो बालकृष्ण दोषी जी हैं, ये 94 वर्ष के हैं और इन्होंने मतलब अपनी खुशी जाहिर की है कि भाई मेडल पाके महारानी से हमें तो बहुत खुशी हो रही है। और दोस्ती ने क्या कि 100 से अधिक परियोजनाओं में यहाँ पे इन्होंने काम किया है। तो ये जो अपना वास्तुकला या आर्किटेक्ट थे, ये कई सारी परियोजनाओं में, यानी कि 100+ परियोजनाओं में इन्होंने अपना योगदान दिया है और काफ़ी अच्छे ये आर्किटेक्ट थे और इसलिए इन्हें ये प्राइज दिया गया है। ये प्राइज नेशनल लेवल का नहीं है, इंटरनेशनल लेवल का है। कहाँ के व्यक्ति को मिला है और उनका नाम क्या है? इंडिया के हैं वो, और इनका नाम क्या है? बालकृष्ण दोषी। नाम याद रखना, ठीक है। यहीं पे आपको जो हमने एक और अवार्ड पढ़ा था, ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, तो जो देखिए ये अवार्ड से भी क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं आपके, इसलिए आपको रट्टा मार लेना है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड मैंने बताया था आपको कि नीलमणि फुकन को मिला था और एक दामोदर मौजो को मिला था। ठीक है, और इसमें से जो नीलमणि फूकन, ठीक है, फूकन थे, तो इनको जो अवार्ड मिला था ये आसमिया लैंग्वेज में मिला था। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि ये असम से बिलोंग करते थे, असम साहित्यकार थे, और वहीं पे जो ज्ञानपीठ अवार्ड क्योंकि साहित्य के एरिया में ही दिया जाता है, और जो आपको दामोदर मौजो को दिया गया था, तो ये किस फील्ड में दिया गया था? ये कोंकणी लैंग्वेज के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा इनको भी आप लोग साथ साथ रिकॉल करते जाएंगे, लिखे रहेंगे। और जैसे मैंने अभी रिकॉल कराया ना आपको, आप नोट्स में आपकी लिखा होगा, तो आप तुरंत आपको वो याद हो जाएगा, दोबारा भूलने वाला भी नहीं। लेकिन आप सोचोगे कि कब बताया था मैडम ने, कब लिखवाया था मैडम ने, तो इसलिए प्लीज आप थोड़ा अपने हाथों को कष्ट दें और वहां पे लिख लें नोट्स बना के, तो अच्छा होगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें सिर्फ इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट थी, किसे दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, कब का दिया गया, 2022 का ये है। और यहाँ पे इनके द्वारा मतलब कि कितनी परियोजनाओं में, लगभग, हालांकि कितना पूछा नहीं जाता, बट एक लगभग अप्रोक्स आप लगा के चलिए कि 100+ परियोजनाओं में इन्होंने अपना योगदान दिया है। देन अब नेक्स्ट आता है आपका कि भारतीय मूल की प्रोफेसर बेंदा पुडी यूएसए की पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष नामित हुई हैं। तो वाह, मतलब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका। आपने ये
ट्वीट काफ़ी ट्रेंडिंग में था कुछ टाइम पहले। तो यहाँ पे ना देखने को भी मिल रहा है, जितने भी आप देखोगे सीईओ हो, एमडी हो, जो भी बन रहे हैं इस टाइम पे भैया छाए हुए हैं इंडिया वाले। मतलब ब्रेन ड्रेन हो रहा है, आप कह सकते हो कि ब्रेन ड्रेन यहाँ से हो रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग जाके कहीं और तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, तो इन द हिंदू में आर्टिकल भी आया हुआ था, कहीं ना कहीं ये दुख की भी बात है। और ठीक है कि हम गौरवान्वित महसूस करेंगे, लेकिन देखिए जो यही लोग वहाँ पे जाके इतना अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन वही है कि फिर अपना उतना वैल्यू नहीं मिल पाता। ठीक है, खैर उसका रीजन बहुत मतलब तगड़ा वाला है, एक यूपीएससी लेवल का है। और आप लोग द हिंदू पढ़ते होंगे यदि, तो आपको बहुत बेसिक अच्छे तरीके से पता होगा, उस आर्टिकल में डिस्कस यदि आपने किया होगा। देखिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करती हूँ, बस एक हिंट दे दी मैं कि इंडिया का पूरा ब्रेन ड्रेन का मतलब ही है कि हम यहाँ के हैं और अपना योगदान कहीं और पे दे रहे हैं। यानी कि जो भी क्वालिटी वाले बंदे हैं, इंडिया का इतने डेवलप नहीं कर रहा, जो भी क्वालिटी वाले बंदे वो कहीं और जाके डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ का होने क्या वाला है। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार भी दोषी है और कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी हैं। खैर देखिए कि इनका क्या है, यहाँ पे क्या बताया गया कि भारतीय मूल की जो प्रोफेसर है बेंदा पुरी, यूएसए की पेन स्टेट यूनिवर्सिटी, कहाँ की, यूएसए अमेरिका की ये पेन स्टेट यूनिवर्सिटी है, जहाँ की पहली महिला अध्यक्ष नामित हुई है। ठीक है, कौन है ये, फर्स्ट वुमेन है, ये थोड़ा सा याद रखना आपको। तो ये कहाँ की है, भारतीय मूल की है। नीली बेंदापुरी को अमेरिका की पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष नामित किया गया है। और बेंदापुरी क्या है, वर्तमान में यदि आप देखोगे तो ये किस में काम कर रही थी, लुइस विले विश्वविद्यालय की 18वीं अध्यक्ष। प्रेजेंट टाइम में कहाँ की अध्यक्ष है अभी, लुइस विले यूनिवर्सिटी है, जहाँ की अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान समय में। अब इनको अध्यक्षता मिल रही है किसकी, पेन यूनिवर्सिटी की। और वह यहाँ पे कैसस विद्यालय की भी कार्यकारी कुलपति रह चुकी हैं। और मतलब गजब है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि बेंदापुरी ने यहाँ पे पेन स्टेट जो विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय है, इसमें कहा है कि मैं मतलब काफ़ी ऑब्वियस है यार कि प्राउड वाली फीलिंग तो आएगी ही, क्योंकि यहाँ पे जो भी मतलब हो रहा है, पहले तो आप वहीं पे एक यूनिवर्सिटी के, दिन दूसरी यूनिवर्सिटी के, अब तीसरी यूनिवर्सिटी के भी बनने जा रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इनका नाम याद रखिएगा कि नाम क्या है और कहाँ की ये अध्यक्ष बनने जा रही हैं, बस इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो नीली बेंदापुरी नाम है, यूएसए की पेन यूनिवर्सिटी है, वहाँ की अध्यक्ष बनने जा रही हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि पहली अध्यक्ष महिला, पहली अध्यक्ष बनने जा रही है। ठीक है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो नेक्स्ट न्यूज आती है कि पत्रकारों की गिरफ्तारी के मामले चीन दुनिया में नंबर 1 है, होगा ही। ये जो बताया गया है कि जो पत्रकारी है यहाँ पे ना, चीन किसको, जो पत्रकार होते हैं उनको गिरफ्तार करने में, अरेस्ट करने में नंबर 1 है। तो थोड़ा सा मैं इसको पढ़ देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि यहाँ पे मैटर क्या है। देखिए क्या है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, जरा इसको लिखिए आप लोग। ये जो प्रेस आपका फ्रीडम इंडेक्स है, इसे रिलीज कौन करता है, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आपका आता है। ठीक है, इसे रिलीज करता है कौन, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। किसके द्वारा रिलीज की जाती है ये रिपोर्ट, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आता है वो किसके द्वारा रिलीज होता है, तो वो रिलीज होता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है, तो इज्जत से आप लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक पॉइंट आपका तैयार हुआ। देन उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है कि जो इसमें रिपोर्ट इसने दिया है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने, तो यहाँ पे क्या बताया गया कि चीन जो है पत्रकारों की गिरफ्तारी के मामले में दुनिया में सबसे आगे बढ़ चुका है। और वर्तमान में यदि आप देखोगे प्रेजेंट टाइम में, तो 127 जो रिपोर्टर्स है ना, उनको चीन ने मतलब कि चीन की हिरासत में रखा गया। कितने, 127, कम आंकड़ा नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या किया गया है कि आरएसएफ की रैंकिंग में वह, दैट मीन्स की यही जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की बात की जा रही है यहाँ पे, इसमें क्या बताया गया है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में 180 में से 77वें स्थान पर कौन रहा है, चाइना। देखिए क्या हालत है। तो भैया इंडिया की लगे हाथ बात कर ही लेते हैं कि जब 180 नंबर पे, ये 180 ऐसे है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये ऐसे लिखा हुआ है, इसमें से 77 नंबर पर कौन है, चाइना की रैंकिंग है इसमें, वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक है, तो वही इंडिया पे हमारी कितनी रैंकिंग है, तो भैया इंडिया के ना जो सिचुएशन है आप देख ही सकते हो कि इंडिया में 142 नंबर पे हमारी रैंकिंग आ रही है। ठीक है, 180 में इंडिया 142 नंबर पे है।
ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चाइना की तो और गिरी हालत है, यहाँ पे कितना है वो 77 नंबर पे है, और इसमें देखिए 182 नंबर पे, मतलब फ्रीडम आर्टिकल 19 के तहत हमारे यहाँ पे, इसको भी थोड़ा सा, ये इंडिया की रैंकिंग लिख लीजिएगा, मैं अभी लेटेस्ट बता रही हूँ, ठीक है। जो इसने रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने लॉन्च की है, मैं उसकी बता रही हूँ। इसमें क्या बताया गया है, और 2021 की ही रिपोर्ट बता रही हूँ, जहाँ पे इंडिया की रैंकिंग 142 है। और देखो ये रिपोर्ट लॉन्च क्यों की जाती है, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि मतलब ये बताने के लिए कि भाई कितना किस राष्ट्र में प्रेस या मीडिया को स्वतंत्रता मिली हुई है, कि वो कुछ भी बोल सकता है गवर्नमेंट के खिलाफ भी। आपको पता है कि हम बात करते हैं कि लोकतंत्र के हम 4 स्तंभ की बात करते हैं, जिसमें से एक हमारा क्या आता है, मीडिया भी आता है। तो जब एक मीडिया आता है यहाँ पे, तो ऑब्वियस है कि जब लोकतंत्र की बात करते हो भैया, फ्रीडम तो मिलनी चाहिए। आर्टिकल 19 क्या कहता है, इसको लिखते जाइएगा, ठीक है। आर्टिकल 19 हमारा प्रेस फ्रीडम की बात करता है, लेकिन रियलिटी क्या है, कुछ और ही देखने को मिलती है यहाँ पे, कि क्या रियल में मतलब बोलने की स्वतंत्रता। अब सरकार के खिलाफ भी कुछ भी बोलो, लेकिन चाइना में ऐसा माहौल है कि भैया सरकार के खिलाफ भी आप बोल रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको वहाँ पे ये अधिकार नहीं कि आप सरकार जितना कह रही बोलो उतना, ज़्यादा हवाबाजी करना है तो आपको वहाँ से पता है गायब भी कर देते कि कहाँ जा रहे हो, कुछ पता ही नहीं चलता, ठीक है। और इसलिए इस इंडेक्स में जो चाइना की रैंकिंग है आप देख रहे हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारे इंडिया की रैंकिंग क्या है। हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिया की है। कभी किस्मत खराब हुई, चाइना की रैंकिंग पूछ ली, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और ये ना इतना मतलब आया क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ऐसी रिपोर्ट ये आई क्यों है कि पेरिस स्थित यहाँ पे RSF की इस रिपोर्ट के अनुसार यदि आप देखोगे, तो हिंसा भड़काने के आरोप लगाकर पत्रकारों को की गिरफ्तारी को न्याय संगत ठहराता है। ये क्या करता है कि ये भी बताता है भैया कि हम ना ऐसे वैसे पत्रकार को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं कि भैया हमारे राष्ट्र में हिंसा भड़का रहे हैं, और जब हिंसा भड़का रहे हैं तो चाहे कहीं का भी हो, वो तो गिरफ्तार किए ही जाएंगे। तो यहाँ पे भी कुछ यही बता के, यही हवाला दे के उनको क्या कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। और कहा भी जाता है यहाँ पे कि चीन ने क्या किया, महामारी के दौरान प्रेस प्रतिबंध पहले की तुलना में बढ़ा दिए, क्योंकि उसका तो जन्मदाता कौन है, चाइना है। और उसको पता था कि ये बहुत ज़्यादा उछलेंगे अपना बढ़ाने के लिए, न्यूज़ चैनल वाले भी होते हैं, तो अपना TRP बढ़ाने के लिए और ज़्यादा बताएंगे, ऐसा किया वैसा किया वैसा किया। तो इन्होंने क्या किया कि कोविड-19 के तहत और ज़्यादा इनको, मतलब इनकी जो फ्रीडम है उसे कम कर दिया। 2022-20 में वुहान में कोविड-19 के संकट के बारे में लोगों को जानकारी देने के सामान्य कार्य के लिए कम से कम 10 पत्रकारों और ऑनलाइन टिप्पणियों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 2 अब भी हिरासत में है। यानी कि जो 2020 में इतना जल्दी तो गिरफ्तार कर नहीं पाया था, तब तक कुछ लोग चौंक के छक्का लगा चुके थे, ठीक है। तो उनको भी, उनमें से 10 लोगों को क्या कर दिया था, गिरफ्तार कर लिया था। और अभी भी 2 लोग ऐसे हैं जो कि इसकी हिरासत में हैं। तो देखिए रवैया कुछ इनका इस तरीके का चलता है। खैर इंडिया की भी हालत अच्छी नहीं है, बट ठीक है, हो गया जो भी है। अब यहाँ पे आता है, क्योंकि हालत अच्छी क्यों नहीं है भैया, जितने भी ना ये है न्यूज़ चैनल वाले, चाहे कुछ भी हो, कहीं न कहीं राजनीति के चंगुल में फँसते जा रहे हैं। इसमें न्यूज़ में आपको ऐसे भी लिखने में आता है। देखो मीडिया जो है हमारे लिए एक बहुत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इसके थ्रू ही हमें सारी चीज़ें पता चलती हैं। मीडिया ही सारी चीज़ें पब्लिश नहीं कर पाती, मीडिया को ही वहाँ तक नहीं जाने दिया जाता है कि कौन क्या कर रहा है, तो हम तक कैसे मतलब कि आम पब्लिक तक बातें कैसे पहुँचेगी? और एक मीडिया ही है, चाहे मीडिया में सब कुछ आपका आ जाएगा, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे मैगज़ीन हो, तो जब वही नहीं है तो हम कहाँ से पता करेंगे? आम आम पब्लिक जो है वो तो मतलब जा तो रही नहीं है कहीं पे, मीडिया ही एक है जो कि हमें सारी खबर दे रही है। तो अब देखते हो कि खबरें भी कहाँ की आती हैं, क्या मतलब फालतू के मुद्दे लेके बैठा है। टीवी न्यूज़ चैनल में देखो जितने भी चैनल हैं, मतलब क्या बैठा के रखते हैं 2-4 को, और लगे रहते हैं पक-पक मतलब कोई अस्तित्व ही नहीं होता। कुछ न्यूज़ें आती हैं, बट कुछ न्यूज़ें वही आती हैं जो सरकारें चाहती हैं, नहीं चाहती हैं तो नहीं आती हैं। तो यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा लोचा है, और देखो इससे ऐसे वगैरह भी बनता है कि जो मीडिया का राजनीतिकरण हो रहा है, पूरा मतलब ऐसे-ऐसे कई बार आए हुए हैं। तो आपको इन सब बातों पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? देखिए खैर नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, या कि जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ है, इसको देखिए। यहाँ पे क्या हुआ है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम के तहत साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन संसाधन
केंद्र की शुभारंभ किया। कौन? राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आप लोग बता सकते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की हेड कौन है अभी वर्तमान समय में? थोड़ा सा प्लीज बताइए अभी, हालांकि मैं बताऊंगी ही, लेकिन आप लोग यदि बता पा रहे हो तो बताइए। यहाँ पे थोड़ा से तब तक आगे की बात कर लेते हैं। देखो, इसमें क्या हुआ था कि जो साइबर दुनिया में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW, ठीक है, नेशनल और कमीशन वुमेन जो है, इसने क्या किया है कि बी थिंक डिजिटल, जरा इस प्रोग्राम का नाम लिख लीजिएगा, क्या है आपका? वी थिंक डिजिटल की बात की जा रही है यहाँ पे। तो इसमें क्या है, कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन उत्पीड़न, पीछा करना, वित्तीय धोखाधड़ी जैसे साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर संकटग्रस्त महिलाओं की मदद के लिए एक ऑनलाइन संसाधन केंद्र शुरू किया है। और यह जो कार्यक्रम है, आयोग फेसबुक और साइबर पीस फाउंडेशन द्वारा आपसी सहयोग के साथ चलाया जा रहा है। ये किस लिए चलाया जा रहा है भैया, तो इस पे थोड़ा सा आप नोट करिए। देखो, जब भी मैं नोट करने के लिए बोलती हूँ ना, तो पॉइंट वाइज आपको नोट करना है, ये सारा पूरा कुछ नहीं नोट करना है। आप में से कुछ PDF के चक्कर में पड़े रहते हैं। PDF आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों में मिल जाती है, लेकिन हम कहेंगे आपसे कि प्लीज़ आप इन चक्करों में ना पड़े कि व्हाट्सएप पे मिले, टेलीग्राम पे मिले। जितना मैं लिखा रही हूँ लिख लीजिए ना, कुछ क्लास में भी पढ़ लिया करिए साथ साथ, तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो आपकी राष्ट्रीय महिला आयोग है, इनकी हेड कौन है? तो इनकी हेड आपकी वर्तमान समय में अभी है रेखा शर्मा। ठीक है, और पहली हेड की मैं बात कर रही हूँ, तो यदि मैं पहले हेड की बात कर रही हूँ तो वो है आपकी कौन? जयंती पटनायक। दोनों का नाम लिख लीजिएगा, क्योंकि पहला लास्ट पूछा जाता है वर्तमान में कौन है। पहली कौन है? फर्स्ट कौन है? जयंती पटनायक है। अभी तक शायद 8 या 9 हो चुकी हैं। तो पहली कौन है? जयंती पटनायक। और आपकी जो अभी वर्तमान समय की जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, वो है रेखा शर्मा। ठीक है, ये 2 बातें आपकी क्लियर हुई। देन उसके बाद यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक इन्होंने और स्कीम्स लॉन्च की थी, सी इज चेंज मेकर। अभी हाल फिलहाल में ही इन्होंने ये लॉन्च किया है। क्या? सी इज चेंज मेकर, ऐसा कुछ करके इन्होंने अपना स्कीम लॉन्च किया है। और यहाँ पे अभी इन्होंने ये बता दिया है कि वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम भी इन्होंने लॉन्च किया है। और किस लिए लॉन्च किया है? क्योंकि जो ऑनलाइन लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ उत्पीड़न होते हैं ऑनलाइन, आजकल देखो डिजिटल फॉर्म में भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, ऑनलाइन भी, यहाँ पे टेलीग्राम ही कोई यूज कर रहा है, जो भी यूज कर रहे होंगे उनमें से यदि कोई भी ग्रुप है जो पब्लिक ग्रुप है, वहाँ पे क्या करते हैं कि यदि लड़कियों का नाम पिक वगैरह गलती से भी लगा ली तो फटाफट SMS आने शुरू हो जाते हैं। मतलब इतने लड़कों के SMS आएंगे, कुछ समझ भी नहीं आता क्या मिलता है उनको, बस शुरू कर देंगे। ठीक है, हालांकि हर एक इंसान बंदा बुरा नहीं होता है, कुछ का काम रहता है तो करते हैं, बट यार एक अनजान पर्सन से काम ही क्या हो सकता है। खैर, इनकी इतनी मतलब मेंटेलिटी होती, वो एक कहते हैं ना कि मतलब कि गलतियां लड़के करें, घूंघट हम डाल के चले, तो वही वाली कहावत हो जाती है कि करते वो फिर हमें ना तो हम पिक लगाएं, ना तो अपना सही नाम डालें, गलत ID बनाएं, मतलब अपनी आइडेंटिटी छुपा के चलो। आज भी यही हो रहा, कितना भी आप कर लो यही हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए बताया गया कि ऑनलाइन उत्पीड़न के लिए भी बहुत सारे केसेज आते हैं। और उसके बाद पीछा करना, कहीं भी जा रहा है कोई पीछा कर रहा है, ठीक है, उसके बाद वित्तीय धोखाधड़ी भी कई बार हो जाता है। एक मैं आपको केस बता रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लूँगी आपका। हुआ क्या था ना, थोड़ा आप लोग भी सतर्क रहिएगा कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो मतलब उसके टीचर है, अकाउंट में पैसा आता है, तो उसने क्या किया कि मतलब एक SMS आता है। खैर, कभी कभी पढ़े लिखे मूर्ख बन जाते हैं, अच्छे खासे मूर्ख बनते हैं। तो जैसे टेक्स्ट पे SMS आते रहते हैं ना कि इतने का बोनस फंड आ रहा है आपका, इतने का ये आ रहा है, इस लिंक पर क्लिक करें, ऐसा वैसा बहुत मतलब SMS आते ही रहते हैं टेक्स्ट पे। ठीक है, तो उसमें आया और उसने क्या किया, बड़ा फटाक से ना उस लिंक को क्लिक कर दिया। या तो उस दिन उसकी मत ही मारी गई थी, आते तो कई बार थे, लेकिन उस दिन उसने सोचा चलो देख लेते हैं क्या है। तो जब उसने क्लिक किया, वहाँ पे उसका अकाउंट नंबर मांगा, तो उसने उसे भी डाल दिया कि भैया अब पैसा मिलने वाला हमें। और जैसे ही डाला, उसका पूरा का पूरा पैसा जितना अकाउंट में था वो खत्म हो गया। मैं अभी हाल की बात बता रही हूँ, एंड कोई बनावटी घटना नहीं, सही सलामत वाली घटना बता रही हूँ। और वो बंदा उधर से कॉल करता है कि मैम 10,000 और पे करिए, उसके बाद आपका पूरा पेमेंट आ जाएगा। अभी जितना पेमेंट उसके बैंक में था उसको लेके उससे संतुष्टि नहीं हुई, बोला 10,000 मैडम और पे करो, तब आपका ये पैसा आएगा।
तो इस तरीके के भी लोग यहाँ पे बहुत फर्जी बैठे हैं। ऑनलाइन दुनिया है बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे किसी का कोई भी भरोसा नहीं है। और इसीलिए ये बताया गया कि जो धोखाधड़ी भी होती है ना, वित्तीय धोखाधड़ी, कोई ज़रूरी नहीं कि आपसे हॉट गैस मिले, ऐसे भी हो सकते हैं जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। इसलिए सतर्क रहना आप सभी को। और उसी की सतर्कता को देखते हुए क्या किया गया है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, यहाँ पे जो साइबर सुरक्षा से संबंधित ये जो मुद्दे हैं ना, इनको महिलाओं की मदद करने के लिए ऑनलाइन, और ये किसके साथ टाइप कर रहे हैं, किसके साथ मिलके काम करेंगे, महिला आयोग अकेले नहीं कर रहे हैं, तो किसके साथ मिलेंगे, फेसबुक और साइबर पीस फाउंडेशन। ये क्वेश्चन छपेगा, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए यहाँ पे कि किसके साथ राष्ट्रीय महिला आयोग ने मिलके वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ये है फेसबुक। फेसबुक का नाम चेंज हो चुका है भाई साहब, थोड़ा सा याद रखिएगा। कभी कभी आप लोग भी बता दिया करिए कि हाँ मैडम आप यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर रही हैं, क्योंकि फेसबुक का वर्तमान नाम कुछ और हो चुका है, ठीक है, तो मेटा होगा। खैर यहाँ पे फेसबुक ही लिखा है, तो न्यूज में फेसबुक ही था, बट आपको यदि मेटा आता है तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं इसलिए आपको यहाँ पे हिंट दे रही हूँ। और उसके बाद क्या आएगा आपका साइबर स्पेस फाउंडेशन। इस दो के साथ मिलके राष्ट्रीय महिला क्या कर रहे हैं, टाई अप कर रही है, किसके लिए, बी थिंक डिजिटल कार्यक्रम जो है इसके लिए। देन अब आता है आगे, और यहाँ पे थोड़ा सा ये पूछा जाएगा ना किस किस केस में, इसको भी याद रखिएगा। अब आता है यहाँ पे नासा ने ब्लैक होल और अन्य रहस्यमयी घटनाओं के अध्ययन के लिए नई एक्सरे बेसशाला लॉन्च की है। गजब का यार, मतलब जब देखो ये लॉन्च ही करता रहता है, ठीक है। चलो खैर घूम आते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, कहाँ की ये अंतरिक्ष एजेंसी है, तो नासा जो है वो अमेरिका की है। इसरो कहाँ की है, इतना तो पता होना चाहिए। देखो यार पिटोगे आप लोग कि अभी कमेंट करके आपको बताना कि इसरो कहाँ की स्पेस एजेंसी है। बहुत इजी क्वेश्चन है और आप लोग बताइए, ठीक है। तो नासा कहाँ की है, यूएसए की है। इसने क्या किया कि 9 दिसंबर 2021 को एक नए एक्सरे मिशन, चैन मिलता नहीं ना जब भी देखो मिशन लॉन्च ही करते रहते। अब एक नए इन्होंने एक्सरे मिशन लॉन्च किया है, और यहाँ पे यह मिशन जो है अंतरिक्ष में होने वाली कई रहस्यमयी घटनाओं को उजागर करने में कारगर साबित होगा। इससे क्या होगा भैया, ब्लैक होल तक ये पहुंच रहे हैं, जहाँ जाता है तो कोई आता ही नहीं है, ठीक है। तो वहां तक ये जाने की बात कर रहे हैं। सुपरनोवा और ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में भी कई महत्वपूर्ण जानकारी सामने आने की सहायता मिलेगी इस किसके तहत, मिशन के तहत। मिशन का नाम क्या है, एक्सरे मिशन है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, वो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और उसके बाद इस ऐतिहासिक एक्सरे मिशन को 1 बजे यानी कि स्पेस एक्स कंपनी के फाल्कन 9 के रॉकेट की मदद से नासा के केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाना है। ये लॉन्च कहाँ से किया जाना है, किस रॉकेट के तहत किया जाना है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो स्पेस एक्स फाल्कन 9 के रॉकेट, ठीक है, इसकी मदद से कैनेडी यानी कि जो आपका नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से यहाँ को इसको लॉन्च किया जाना है। इसको याद रखिए कहाँ से लॉन्च किया जाना है, किसकी मदद से लॉन्च किया जाना है, और ये कब, मतलब 9 दिसंबर को एक ये बनाया गया था। बन तो कई बहुत टाइम से रहा, तैयार हुआ, अब इसको लॉन्च किया जाना है। और यह मिशन जो है नासा और इटली की अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त कार्यक्रम। नासा अकेले नहीं है इसमें, इटली भी भैया यहाँ पे शामिल है। तो नासा है और इटली है, ठीक है, जो इटली की अंतरिक्ष एजेंसी है, इन दोनों ने मिलकर काम किया। और यह मिशन जो है खगोलीय पिंडों का अध्ययन करेगा। और अभी ना सूर्य के लिए इन्होंने एक पार्कर मिशन भेजा है। किसने, नासा ने भेजा है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि वो सूर्य का अध्ययन करेगा, जहां तक कोई नहीं जा पाता वहां तक ये पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक होल, ब्लैक होल आपको पता होगा ना कि वहां पे ना ब्लैक होल ऐसा, उसके अंदर मतलब इतनी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण, इतनी ज्यादा ग्रेविटी है कि वहां पे कोई गया तो आया ही नहीं फिर लौट के। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। खैर देखिए क्या होता है, क्योंकि कोई याद भी नहीं जा रहा, यहाँ पे मिशन भेजे जा रहे हैं तो ये कुछ करके ही आएगा। एक्सरे मिशन है। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट बात, इस टाइम नदियाँ उफान मार रही हैं आपकी, क्योंकि कल भी हमने बेतवा केन रिवर के बारे में पढ़ा था, आज आ गई सरयू नदी। और एक क्वेश्चन बताइए, सरयू नदी के किनारे कौन सा जिला है यूपी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस भी पूछ लेता है कई बार, ठीक है। तो सरयू नदी, क्योंकि नदी के किनारे कौन से जिले हैं, इनके बारे में क्वेश्चन आपसे बनते हैं। खैर
आप लोग बताइए, तब तक आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आज उनका शिलान्यास करने वाले हैं। आज है 11 दिसंबर और आज क्या करने वाले हैं, शिलान्यास इसका करने वाले हैं। कहाँ पे, तो ये यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में क्या होगा, यहाँ पे 9,802 करोड़ रुपए की लागत की सरयू राष्ट्रीय यानी कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। तो इसमें मोदी जी के द्वारा ये किया जा रहा है, नहर बन रही है। और सरयू नहर परियोजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा इसको ध्यान दे लेते हैं। ये है सरयू जो नहर परियोजना है, यूपी की अब तक की अब क्या हो गई है, सबसे बड़ी परियोजना हो गई। पहला एस्ट्रिक मार्क लगाइए, ठीक है, कि यूपी में जितने भी यूपी से है उनके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या आता है आपका, कि इससे से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों, कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, पूर्वी यूपी की हम बात कर रहे हैं। यूपी अभी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी बड़ा नहीं, राजस्थान है, बट ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से यूपी बड़ा है। और यहाँ पे अभी यूपी को 2 स्टेटों में बांटने की फिर से बात हो रही है, देखिए कब तक में हो पाता है, कभी ना कभी वो न्यूज में आ ही जाएगा। अब यहाँ पे है कि उत्तर प्रदेश के 9 जिले जो हैं वो कौन कौन से हैं, बहराइच है, गोंडा है, बस्ती है, श्रावस्ती है और बलरामपुर है, संत कबीर नगर है, सिद्धार्थ नगर है, गोरखपुर है और महाराजगंज है, ठीक है। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट है जो कि इसके अंदर में आएंगे और लगभग 25 से 30 लाख किसानों को इससे लाभ भी मिलेगा। और ये जो नहर है वो 14.04 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। कितने लोगों को लाभ मिलने वाला, 25-30 लाख को। और कितनी हेक्टेयर भूमि को सिंचाई करने वाली है, तो 14.04 लाख तक की सिंचाई का मतलब एरिया कवर करेगी ये। और इसके साथ ही बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भी बाढ़ का जोखिम कम करेगी। जहां भी बाढ़ ज्यादा आती थी, नहर के थ्रू उसे रोका जाएगा। और इस परियोजना के तहत क्या होगा, सिंचित क्षेत्र जो है 0.4 मतलब कि 0.04 लाख हेक्टेयर होगा। और सरयू नहर परियोजना के तहत जुड़ी जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं, कौन कौन सी आएंगी, एक नदी तो है नहीं, यहाँ पे देखिए कि ये जो है 5 नदियां आती हैं। कौन कौन सी हैं, घाघरा है और ताप्ती है आपकी, सॉरी यहाँ पे राप्ती लिखा गया है, ठीक है। तो घाघरा है और राप्ती में भी पता नहीं यही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बाणगंगा है, सरयू है और रोहिणी को जोड़ा गया है इस नदी में। तो इसको भी आपको थोड़ा सा आइडिया रखना पड़ेगा, क्योंकि ताप्ती रिवर यदि आती है तो ताप्ती रिवर तो यहाँ पे है, एमपी में, ठीक है, वो ऊपर जाएगी नहीं। तो देख लीजिएगा, आपको शायद होगी कोई छोटी सी ट्रिब्यूटरी होगी, मुझे आइडिया नहीं है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद अब यहाँ पे क्या आता है, बस इतना याद रखिएगा किस किस नदियों से जाती है, तो घाघरा है, राप्ती, बाणगंगा, सरयू और रोहिणी, ये नदियां हैं जो कि इनसे नहर बनाई जाएगी। जो नहर परियोजना है उस नहर परियोजना का नाम मेन सरयू नहर परियोजना रखा गया है। और इसकी जो लंबाई वगैरह है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कितनी है। तो कुल लंबाई 6,600 किलोमीटर है। और इन्हें क्या किया गया है, 318 किलो बार यानी कि किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से भी जोड़ा जाएगा। और सरयू नहर परियोजना, पहले की बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो 1978 में क्या हुआ था, लगभग 78.68 करोड़ रुपए की लागत के 2 जिलों में सिंचाई सुविधा प्रदान के लिए ये परियोजना यानी कि छोटे पैमाने में शुरू की गई थी पहले से ही। अब इसका पैमाना जो है वो बढ़ाया जा रहा है और अब वर्तमान में इसे क्या किया गया है। उसके बाद 1982 में भी इसके साथ कुछ घपला हुआ था, घपला मीन्स की इसके साथ मतलब कुछ और इसका विस्तार किया गया था, जिसमें 9 जिलों में किया गया था और इसका नाम बदल कर क्या किया गया था, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना किया गया था। और अब 1900 यानी कि 2021 में इस परियोजना की लागत को बढ़ाकर 9,802 करोड़ रुपए कर दिया गया है और इसका एरिया भी अब बढ़ाया जाएगा। सरयू नदी के बारे में आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें यदि बात करें, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करती है कि उत्तर प्रदेश कहाँ से निकलती है ये, तो उत्तराखंड, सॉरी उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में नंदाकोट पर्वत के दक्षिण में एक रिज से निकलती है। देखो, नदी और नदी का उद्गम, ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन में बनते हैं और कई कई बार तो क्वेश्चन जियोग्राफी के ना बहुत मतलब ऐसे बन जाते हैं, इधर नदी दे दिया, इधर उद्गम क्षेत्र दे दिया, यहाँ पे बता दिया कौन से सुमेलित है, उपरोक्त में से कौन से सुमेलित है, 3 सुमेलित होंगे, एक सुमेलित नहीं होगा, आपको बताना कौन सा है। इसलिए उद्गम क्षेत्र भी आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या बताया गया है, कहाँ से ये उद्गमित होती है, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में। आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड एक यूपी का ही भाग था जो कि अलग हो चुका था यूपी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि इस रिज से निकलती है और यह कपकोट
सेरागंट और बागेश्वर सहित विभिन्न कस्बों से होकर बहती है और अंत में कहाँ जाती है? ये पंचेश्वर में शारदा नदी में गिरती है, जो भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। कहाँ पे गिरती है ये? कहाँ पे अपना मतलब इसका जो फाइनल एरिया है वो कहाँ पे है? वो है शारदा नदी, ठीक है। और कहाँ पे है ये? पंचेश्वर में है, जो कि कहाँ पे? नेपाल और भारत के बॉर्डर पे है। और इसके बाद ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में घाघरा नदी में मिल जाती है और निचली धारा की सरयू नदी के नाम से भी जानी जाती है। खासकर इसमें आप देखोगे यह अयोध्या नहर से होकर बहती है और भारत के, हाँ सॉरी, अयोध्या शहर है, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपसे पूछा था ना कि सरयू नदी के किनारे कौन सा आपका जो जिला है वो आपका है अयोध्या, ठीक है। बहुत क्वेश्चन पूछा गया है इससे और आगे आने वाले एग्जामों में पूछा भी जाएगा, क्योंकि सबका फेवरेट है, लाडला है अयोध्या, भैया राम जी की जन्मभूमि है, उसको कैसे कोई छोड़ सकता है। तो सरयू नदी के किनारे ही है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अयोध्या शहर है। भारत के रामायण में भी इसका हम लोग जिक्र देखते हैं, कई बार जिक्र आता है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। खैर, आज की लास्ट न्यूज इस पे बात करते हैं कि मध्य प्रदेश ने क्या किया, भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की है। कहाँ पे? 2 जगह पे। जो एमपी वाले हैं छाप लेंगे, भोपाल और इंदौर, इनकी बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या किया गया है कि इन्होंने पुलिसिंग जो प्रणाली है या पुलिस कमिश्नर, जो कमिश्नर होते हैं हमारे, उनके लिए सिस्टम लागू किया गया है। वो क्या है? तो देखिए, इसमें थोड़ा सा जो है बात की गई है, मध्य प्रदेश के जो है कौन है? गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, यानी कि जो होम मिनिस्टर है नरोत्तम मिश्रा। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं इस कंफ्यूजन को आपका क्लियर कर दूं कि मध्य प्रदेश में कैसे होम मिनिस्टर है। तो जी हाँ, एमपी, यानी कि एमपी क्या, कोई भी स्टेट हो उनकी भी अपनी कैबिनेट होती है, उनके भी होम मिनिस्टर होते हैं, हेल्थ मिनिस्टर होते हैं और उनके भी मतलब जितने भी आप कहो जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, अब ऐसे नहीं कि फॉरेन मिनिस्टर या और कुछ कुछ होते हैं कि जो सेंटर पे ही आएंगे, बट हाँ, इनकी कैबिनेट होती है, इनके भी मिनिस्टर्स वगैरह सब कुछ होते हैं। तो जरा इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे अभी बताइएगा, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, जिस दिन मैं फर्स्ट डे था, वहाँ पे कुछ मिनिस्टर्स के नाम बताए थे। तो अभी जो सेंटर के होम मिनिस्टर साहब हैं उनका नाम बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी हम क्या बात कर रहे हैं, कहाँ के? एमपी के गृह मंत्री की बात कर रहे हैं। ये कौन है? नरोत्तम मिश्रा। जो एमपी वाले हैं वो लिख ले कि अभी वर्तमान समय में कौन है? नरोत्तम मिश्रा जी हैं। इन्होंने क्या घोषणा की है कि दोनों शहरों में अब क्या किया जाएगा? एडीजी, ठीक है, एडीजी के पुलिस आयुक्त मिलेंगे और इसमें क्या होगा, दोनों जिलों के पुलिस आयुक्तों को 2 आईजी रैंक के अधिकारी और 9 एसपी रैंक के अधिकारी सहायता करेंगे। जो दोनों ही जिलों के पुलिस आयुक्त होंगे उनको क्या किया जाएगा कि 2 आईजी रैंक के अधिकारी और 9 एसपी रैंक के अधिकारी इनकी सहायता के लिए मिलेंगे। भाई साहब, इनका पद बड़ा हाई वाला बता रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे कि इस प्रणाली के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों से निपटने के लिए और यहाँ पे महिला सुरक्षा के लिए एसपी रैंक की एक महिला अधिकारी को भी तैनात किया जाएगा। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए भी बात की गई है, जिसमें एक कौन? महिला अधिकारी होना इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है, जो ये पुलिसिंग सिस्टम आया है कि यहाँ पे इस सिस्टम के तहत क्या क्या बातें हैं, तो इसमें दे दिया जाएगा आपको कि महिलाओं के खिलाफ अपराध मामलों से निपटने के लिए एक महिला सुरक्षा के लिए एसपी रैंक की एक अधिकारी होनी, यहाँ पे महिला, एसपी रैंक की महिला होना यहाँ पे जरूरी है। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आता है कि जो मध्य प्रदेश के भी सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी है। इन्होंने क्या किया है कि अप्रैल 2012 में भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का वादा किया था। ये वादा कब का है और पूरा कब हो रहा? जस्ट इसका अपोजिट, तो 2012 लिखा हुआ है ना, तो ये एक को इधर कर दिया, 2021 हो गया है। इतने साल बाद यहाँ पे क्या किया गया है, अब सोचा गया है, वादा कब का था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि इस प्रक्रिया के ने क्या किया, दोनों शहरों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद को क्या करेगा यहाँ पे कि पद की शुरुआत की है। लेकिन फरवरी 2014 के मध्य प्रदेश में तत्कालीन गृह मंत्री ने क्या किया था, इन शहरों में इस प्रणाली को लागू करने की संभावना से इनकार करते हुए ये कहा था कि यह प्रणाली अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में उपयुक्त है। यानी कि 2012 में हो क्यों नहीं पाई थी लॉन्च, कर लेते बेचारे लोग, हो नहीं पाई थी क्योंकि यहाँ पे क्या था, जो इनके गृह मंत्री साहब थे, इन्होंने क्या कह दिया कि भैया जी
अधिक आबादी जहाँ पे होगी, ज़्यादा जहाँ पे डेंसिटी होगी, हम वहीं पे करेंगे। यहाँ पे तो आबादी ज़्यादा नहीं है, हम नहीं करेंगे। ये ऐसे छोटे-मोटे शहरों के लिए नहीं है और इसलिए नहीं किया गया था, ठीक है? लेकिन अब फिलहाल में लॉन्च कर दिया गया। आपके जो गृह मंत्री हैं, तो ये किसके अंडर में आएगी? तो ऑब्वियसली गृह मंत्रालय के अंदर में ही आ रहा है, तभी तो इनका रोल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए पुलिस कमिश्नर सिस्टम क्या है, थोड़ा इसको भी आप लोग समझ लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे बताया क्या गया है कि जो पुलिस आयुक्त प्रणाली अनिवार्य रूप से एक जिले को पुलिस की दृष्टि से दो भागों में विभाजित करती है। कितना? पुलिस की दृष्टि से एक डिस्ट्रिक्ट को क्या करती है? दो भागों। भोपाल भी एक डिस्ट्रिक्ट है, इंदौर भी एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है? इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये दोनों ही एक जिला है। इनमें क्या किया गया है कि जो ये संभाग भी है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस प्रणाली के तहत शहर का वह हिस्सा जो बड़े शहरीकृत बस्तियों का निर्माण करता है, एक भौगोलिक क्षेत्र बना दिया जाता है, जहां क्या होता है कि पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारियां पुलिस आयुक्त को स्थानांतरित कर दी जाती है। किसकी? जो पुलिस अधीक्षक होता है उसकी जिम्मेदारी पुलिस आयुक्त को दे दी जाती है। और इसके अलावा उप विभागीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम, और यहाँ पे जो आते हैं आपके अपराध कानून और व्यवस्था के कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी पुलिस आयुक्त को हस्तांतरित कर दी जाती। ओ माय गॉड, इतनी ज्यादा पावर, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट को दो भागों में बांटो और दोनों में इनको रखो आयुक्तों को, और इनकी पावर तो डीएम से भी ज्यादा कर दी गई। थोड़ा सा इसको याद रखिए, जो पुलिस आयुक्त की बात हो रही ना, इनके पास पावर ओवर कितनी होती है आपको पता होना चाहिए। और सो एमपी और भोपाल के हो, सॉरी इंदौर और भोपाल के हो, उनके लिए तो ये आप बिल्कुल सोच के समझ के पढ़ लीजिएगा और समझे रहिएगा है क्या इसमें, ठीक है? एक आता है, लास्ट है, यहाँ पे क्या किया गया है कि यूरोन के अनुसार 2021 में भारत की 10 सबसे मूल्यवान कंपनियां कौन सी हैं? कुछ ये लोग अपना डाटा निकालते रहते हैं, तो यहाँ पे कुछ मूल्यवान कंपनियों का डाटा निकाला गया है, जिनमें से कि इम्पोर्टेंट है ये कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग इसे लिख लीजिएगा कि कौन कौन सी हैं। देखिए है क्या कि यूरोन इंडिया के अनुसार जो ये डाटा निकाला गया है, इसमें ये लिख लीजिए किसके द्वारा निकाला गया है, ठीक है? यूरोन इंडिया के द्वारा, यूरिन नहीं है, हु रून है, ठीक है? तो इसमें जो निकाला गया है और इसके अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज 2021 में 16 आप देखोगे यहाँ पे 6-5 लाख करोड़ मूल्यांकन के साथ 500 सबसे मूल्यांकन भारतीय कंपनियों की सूची में शीर्ष पर रहा। कितनी? 500। टोटल 500 में से सबसे टॉप पे कौन रहा? तो रिलायंस इंडस्ट्री रही। उसके बाद कौन आता है? टीसीएस और एचडीएफसी बैंक। टीसीएस और एचडीएफसी बैंक ये दूसरे और तीसरे नंबर पे रहे। और उसके बाद आता है कि तीसरे स्थान पर ये दोनों ही, मतलब दूसरे पे टीसीएस और तीसरे पे कौन सा रहा? एचडीएफसी बैंक रहा। और इसके बाद इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस और कोटक महिंद्रा बैंक। फिर इसके बाद ये आते हैं, थोड़ा इसको याद रखिएगा कि जो हुरुन के अनुसार यानी कि हुरुन इंडिया के अनुसार जो ये रिपोर्ट लॉन्च की गई है, इसमें कंपनियां कौन सी हैं टॉप पे? तो ये कंपनियां कौन से? रिलायंस इंडस्ट्री है, उसके बाद आपका आता है टीसीएस और उसके बाद आता है एचडीएफसी बैंक। देखो ये जो टॉप की है इनको आपको याद रखना। रिपोर्ट किसने लॉन्च की है ये याद रखना है आपको। एंड आई होप कि आपको आज का सेशन पूरा पसंद आया होगा। पसंद का मतलब ऐसे नहीं कि बहुत खूबसूरत है इसलिए पसंद आया होगा, पसंद का मतलब कि चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है? वो चीज़ें समझ में आती हैं तो थोड़ा सा काम कर दिया करिए, वीडियो को लाइक और शेयर मार दिया करिए, ठीक है? तो अच्छा लगे, ताकि अब देखो बात करेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट जो भी हमारा आएंगे टॉपिक, उन पे बात करेंगे कि क्या कैसे है, ठीक है? नेक्स्ट डे बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग बस पढ़िए, रिवाइज करिए, और हाँ जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं नोट्स बनाया करिए। नोट्स बनाने के लिए आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब मैं नहीं बताऊंगी कौन कौन से फ़ायदे हैं, थोड़ा सा मैं आपको एमपी घुमा देती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो एंड करती हूँ। एमपी की कुछ बातें इंपॉर्टेंट, जो भी एमपी से लगातार लिखते जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले आपको एमपी की क्या कैपिटल पता होनी चाहिए, क्या है? एमपी हमारा एक स्टेट है, एमपी की कैपिटल है भोपाल, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे यदि बात करोगे एमपी में कौन कौन से या कि हम बात करें टाइगर रिजर्व है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व एमपी पे ही है, ठीक है? तो यहाँ पे पन्ना हो गया आपका, जो भी बंधवागढ़ हो गया, सतपुड़ा हो गया, ये सारे टाइगर रिजर्व कहाँ पे आते हैं?
एमपी में आते हैं। एमपी के सीएम कौन है? एमपी के सीएम प्रेजेंट टाइम में अभी आपके कौन है? वो है शिवराज सिंह चौहान जी। और सीएम कैसे बने हैं आपको ये भी पता होना चाहिए कि भैया राजनीति ये बड़ी खतरनाक वाली चीज होती है। यहाँ पे कमलनाथ जी थे, कमलनाथ जी के बाद ज्यादा दिन तक वो रह नहीं पाए, मुश्किल से 1 साल भी नहीं रह पाए, 1.5 साल भी। और उसके बाद कौन आ जाते हैं? शिवराज सिंह चौहान फिर से आ जाते हैं। तो काफी लंबे टाइम तक ये यहाँ पे रह चुके हैं। देन उसके बाद आपको बताना है कि अभी हाल फिलहाल में एमपी के गवर्नर बने हैं, ठीक है। पहले आनंदीबाई पर जो जो आपकी थी क्या था, आनंदीबेन पटेल जी थी, ठीक है। उसके बाद से आपके आते हैं दूसरे, और दूसरे के बाद से अब आ रहे हैं तीसरे, और तीसरे का नाम बताना है। क्योंकि वो जो थे यहाँ पे उनका मतलब कि क्या हो गया था, पद पे ही देहांत हो गया था, पद पे रहते हुए ही देहांत हो चुका था। तो अब बताना उनका भी नाम, जो गवर्नर थे पद पे रहते ही देहांत हो चुका था। और इसके बाद जो भी वर्तमान समय में है उनका भी नाम आपको बताना है, ठीक है। तो ये कुछ एमपी की बातें हैं, मेजर बातें हैं, कुछ बहुत छोटी सी बातें हैं, आपको याद रखना चाहिए। अब हम मिलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या क्या है, और उसके बाद से बस आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते रहिए। और एक मैप देखने का मैं सबसे अच्छा आइडिया आपको बता रही हूँ कि जब भी कोई प्लेस आए, जैसे सरयू रिवर की बात की, केन बेतवा रिवर की बात की, तो तुरंत आप मैप में जाइए, फटाफट इसका लोकेशन चेक कर लीजिए, कहाँ पे है, कि कौन कौन से मतलब किस स्टेट से निकल रही है, किस जगह से निकल रही है, इसका उद्गम कहाँ है, ये कहाँ जाके एंडिंग पॉइंट कहाँ है इसका, और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, या इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, कितने जिलों से जाती है या कितने स्टेटों से जाती है। बस इतनी कुछ बातें आप लोग याद कर लिया करिए। पूरा मैप पढ़ने की जरूरत नहीं कि इंडिया में क्या है क्या है क्या, मतलब सरयू नदी देखो करंट अपडेट में जो रहता है वही क्वेश्चन में आता है, इसलिए वही चीजें पढ़ लो, उतने मैप कंप्लीट कर लो, बहुत हो जाएगा आपका, धीरे धीरे पूरा मैप ही कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट।